तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रोविन एकेडमी में। और चूँकि हमारा चल रहा है क्लास 10th का ज्योग्राफी और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है संसाधन और विकास। और इस चैप्टर में हमने आपको 2 वीडियो दे दिया है, जिसमें हमने बताया आपको पहले वीडियो में संसाधन क्या है और संसाधन को कितने भागों में उसका वर्गीकरण किया गया है। दूसरे वीडियो में हमने बताया आपको कि संसाधन नियोजन क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है। तो यदि आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोविन एकेडमी में जाएं और वहां पर जाकर के वो दोनों वीडियो को देख लें, ताकि आपका जो अगला वीडियो है वो आपको समझ में जल्दी आए। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा भूमि संसाधन के बारे में। ठीक है, भूमि संसाधन में आज हम पढ़ेंगे कि भारत में भूमि की आकृति किस प्रकार की है, भूमि संसाधन का कितना प्रकार होता है, इसका महत्व क्या है। फिर इसी में हमारा भूमि निम्नीकरण, और भूमि निम्नीकरण क्या होता है, और फिर भूमि निम्नीकरण को रोकने का क्या क्या उपाय हो सकता है। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में और पूरे वीडियो को आनंद के साथ, मज़े के साथ पढ़िए और अपना भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो चलिए वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले पढ़ते हैं भूमि संसाधन के बारे में। भूमि संसाधन, भूमि मतलब क्या होता है, धरती या फिर कह सकते हैं जमीन, और संसाधन मतलब तो समझते हैं कि जो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि भूमि भी जो है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा उपयोगी संसाधन है। ठीक है, देखिए हम इसमें कुछ लिखे हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर बताते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण, सीमित और प्राकृतिक संसाधन है जिसका प्रयोग हमारे प्राचीन काल से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भूमि संसाधन जो है ये हमारे पास सीमित है ना, हमारे पास इसका जो भंडार है वो सीमित भंडार में, सीमित मात्रा में ही हमारे पास है। ठीक है, दूसरा है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, इम्पोर्टेंट भी है ना, है कि नहीं है। उसके बाद फिर है ये एक प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो क्या बोला है, भूमि हमारे पास सीमित मात्रा में है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ये कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। फिर बोला भूमि एक, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, भूमि संसाधन का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, उसका परिभाषा। भूमि संसाधन से तात्पर्य है, भूमि संसाधन से तात्पर्य है कि पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध भूमि जिसका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों के लिए करता है। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि भूमि संसाधन हमारे पास सीमित है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, और हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन भी है ये भूमि संसाधन। अब ये हमारे पास सीमित कैसे है, हमारे लिए महत्वपूर्ण किस प्रकार से है, इसका भी चर्चा हम इसी टॉपिक में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे, तो धीरज बनाए रखें। फिलहाल अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें कि भूमि संसाधन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, उसका परिभाषा कुछ हमें देना पड़ेगा समझने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिखते हैं कि भूमि संसाधन का परिभाषा क्या हो सकता है, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको लिखने में भी थोड़ा सुलभ हो। ठीक है, हम लिखते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन कि पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध भूमि जिसका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों के लिए करता है। ठीक है, अब इसका हम डेफिनेशन समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर भूमि संसाधन जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि भूमि संसाधन जो है वो पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध है ना, धरती जो है वो पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध है, जिसका प्रयोग मानव अपने दैनिक जीवन में, यानी कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली की जिंदगी में वो अनेक कार्यों के लिए करता है। जैसे घर बनाना, घर कहाँ बनाएंगे हम, धरती पर ही बनाते हैं। कृषि कार्य करते हैं, ये भी कहाँ करते हैं, धरती पर ही करते हैं, भूमि पर ही करते हैं। सड़क बनाते हैं, ये कहाँ करते हैं, धरती पर ही करते हैं। हम कोई कल कारखाने लगाते हैं, फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, ये कहाँ करते हैं, घर पर ही करते हैं। कोई दुकान खोलते हैं, ये कहाँ करते हैं, धरती पर ही करते हैं। ठीक है, तो भूमि क्या है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन है, और यदि भूमि संसाधन नहीं रहेगा तो क्या ये सारी चीज़ें, जितना भी आज डेवलपमेंट हुआ है वो आज हुआ रहता, बिल्कुल नहीं हुआ रहता। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भूमि संसाधन जो है वो हमारे पास सीमित मात्रा में है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी भी है। और ये कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, यानी कि ये हमें प्रकृति में उपहार से मिला है।
जिसका प्रयोग मानव अपने प्राचीन काल से करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। यदि आगे नहीं करेगा तो इन सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ये सारी चीज़ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो भूमि का संसाधन ना तो कभी ख़त्म हो सकता है, भूमि का जो प्रयोग है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। प्राचीन काल में भी चल रहा था और आधुनिक काल में भी चलता रहेगा, ठीक है। जैसे मान लेते अब घर बनाना है तो घर कहाँ बनाएंगे, आसमान में लटका के बनाएंगे, नहीं हो सकता, धरती पर ही बनाएंगे। अब खेती करना है तो खेती कहाँ करेंगे, पानी में। सड़क बनाना है कहाँ बनाएंगे, धरती पर ही बनाएंगे। तो इस प्रकार से भूमि संसाधन जो है वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं, महत्वपूर्ण संसाधन है जिसकी मात्रा हमारे पास सीमित है। तो ये था हमारा भूमि संसाधन कि पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध भूमि जिसका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों के लिए करता है, भूमि संसाधन कहलाता है। जैसे घर बनाना, कृषि कार्य करना, सड़क बनाना, कल कारखाने बनाना, दुकान बनाना, ठीक है। ये सारे किसका उदाहरण है, भूमि संसाधन का। तो यदि आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए ग्रोविन एकेडमी में, वहाँ पर हम सारे नोट्स को डाल देते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो में डाल देंगे। अब इसके बाद आता है कि भारत में भूमि का जो आकृति है वो किस प्रकार से है। देखिए, भूमि का जो आकृति होता है वो कहीं कहीं पर पठारी होता है, कहीं कहीं पर पर्वत होता है, तो कहीं कहीं पर मैदान होता है, तो कहीं कहीं पर द्वीप भी होता है। तो हम सब समझेंगे कि भारत में जो भूमि का प्रकार है वहाँ पर कौन कौन सा प्रकार का भूमि पाया जाता है। पठारी है, या फिर सिर्फ पर्वतीय भूमि है, या फिर सिर्फ मैदानी भूमि है, या फिर सिर्फ रेगिस्तानी भूमि है, या फिर सिर्फ द्वीपीय भूमि है। तो इसको समझते हैं हम सबसे पहले। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और इसका बेहतर नोट्स बना सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि भारत में भूमि की आकृति, भारत में भू आकृति, ठीक है, कि भारत में भूमि का जो आकृति है वो किस किस प्रकार में पाया जाता है, कौन कौन सा प्रकार है भूमि का आकार। सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत में जो है वो भूमि का अनेक प्रकार की आकृति पाई जाती है, जिसमें से हमारा शामिल है पठार शामिल है, या फिर कह सकते हैं सबसे पहले हम कह सकते हैं पर्वत, पठार, मैदान और एक कह सकते हैं द्वीप, आइलैंड्स, द्वीप, ठीक है। अब ये समझते हैं कि हमने तो देख लिया कि भारत में भूमि का आकृति कौन कौन सा होता है, पर्वत होता है, पठार होता है, मैदान होता है, द्वीप होता है, कहीं कहीं पर रेगिस्तानी भूमि भी कहा जाता है। तो भारत में जो पर्वत का पूरा प्रतिशत है, कितना परसेंट भाग में पर्वत पाया जाता है, कितना परसेंट भाग में पठार पाया जाता है, कितना परसेंट भाग में मैदान पाया जाता है, कितना परसेंट भाग में द्वीप पाया जाता है। नहीं, क्या भारत में सिर्फ क्या पर्वत ही पाए जाते हैं, क्या सिर्फ पठारी पाए जाते हैं, क्या सिर्फ मैदानी पाए जाते हैं, या फिर सिर्फ द्वीप ही पाए जाते हैं। अब देखेंगे तो पर्वत जो है भारत में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा उत्तर के साइड में, उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है। पठार आपको उधर ज़्यादा नहीं मिलेगा, मैदान आपको भी उधर ज़्यादा नहीं मिलेगा, द्वीप आपको ज़्यादा मिलेगा, आपको दक्षिण साइड में आपको ज़्यादा द्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैदान जो है, या फिर सबसे पहले हम चलते हैं पर्वत में, कि भारत का जितना क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में ये भारत फैला हुआ है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरा भारत का जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है। तो भारत के संपूर्ण भूमि का, यानी कह सकते हैं कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का टोटल में से 30% भाग पर पर्वत पाया जाता है। कितने परसेंट भाग पर? 30% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं भारत के भूमि में। कुल मार्कर कहाँ से लेगा, यही है। कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग पर? 30%, यानी कि भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। तो इस 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का 30% एरिया पर क्या है? सिर्फ पर्वत है, ठीक है। जहाँ पर हम अनेक कार्यों करते हैं, जैसे कृषि हम लगाते हैं, सॉरी कृषि नहीं, पर्वत से ही क्या निकलते हैं, कुछ नदियाँ भी निकलती, 12मासी नदियाँ निकलती है, वहाँ पर हम पर्यटन भी लगा सकते हैं। और पर्यटन के लिए जो एक कह सकते हैं एक अच्छा सा अनुकूल जलवायु प्रदान करता है, कौन? हमारा पर्वत करता है। तो पर्वत पर हम क्या क्या करते हैं, वहाँ से सबसे पहले तो कुछ नदियाँ का निर्माण होता है पर्वतों से, ठीक है। वहाँ पर हम कुछ पर्यटन के लिए भी लगा सकते हैं, और पर्यटन के लिए जलवायु की आवश्यकता प्रदान कौन करता है? हमारा पर्वत ही करता है, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने % भाग पर पर्वत पाए जाते हैं, तो कितना % भाग है? 30% भाग पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
तो ये था हमारा पर्वत कि भारत के कुल भूमि का 30% भाग पर कौन पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। अब आता है हमारा पठार। पठार जो है पूरी भूमि का 27% भाग पर पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, पठार से हमें खनिज की प्राप्ति होती है, उसके बाद हमें यहाँ से जीवाश्म वगैरह मिलते हैं, और जितने भी हम जंगल वगैरह लगाते हैं वो सब कहाँ पर होते हैं, पठार में। तो पठार से हमें खनिज की प्राप्ति होती है, जीवाश्म लगाते हैं, जीवाश्म होता है, और जितने भी वन या जंगल वगैरह लगाते हैं वो सब कहाँ पर होता है, पठार में। तो कुल भूमि का या फिर कह सकते हैं कुल क्षेत्रफल का 30% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं, 27% भाग पर पठार पाए जाते हैं। और पठार में क्या क्या होता है, खनिज मिलता है, हमें जीवाश्म की प्राप्ति होती है, और वन या फिर जंगल वगैरह जो भी होते हैं वो सारे हमें पठार से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब तीसरा हमारा आता है मैदान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैदान जो है ये पूरे भूमि का 37%, 37 ने 43, मैदान पूरे भूमि का 43% भाग पर पाया जाता है। सबसे पहले इसका हम एक क्लियर सा नोट्स लिखते हैं इसमें। पर्वत जो है ये कुल भूमि का 30% भाग पर पाया जाता है, कुल भूमि का 30% भाग पर। और पर्वत से क्या निकलते हैं, कुछ बारहमासी नदियां निकलती है, बारहमासी नदियां निकलती है। और यहाँ पर यदि हम पर्यटन लगाते हैं तो पर्यटन के लिए उसके लिए उपयुक्त जलवायु कौन प्रदान करता है, हमारा पर्वत ही करता है, ठीक है। पठार जो है ये कुल भूमि का 27% भाग पर पाया जाता है, कुल भूमि का 27% भाग पर। और पठार से हमें खनिज की प्राप्ति होती है, अधिकतर जीवाश्म यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अधिकतर जंगल वगैरह या फिर कह सकते हैं वन वगैरह ये पठार में ही मिलते हैं। वन संसाधन या फिर तीसरा हमारा मैदान। मैदान जो है वो कुल भूमि का 43% भाग पर है, कुल भूमि का 43%, ठीक है। मैदान यदि पूछा जाए कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर मैदान पाए जाते हैं, तो कितना परसेंट भाग है, 43% भाग पर। पर्वत कितने परसेंट पर है, 30% पर। पठार कितने परसेंट पर है, 27% पर, ठीक है। अब मैदान भूमि जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैदानी भूमि जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जितने भी चीज़ें हम अपने डेवलपमेंट के लिए करते हैं, अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, वो सारा हम अधिकतर मैदानी भूमि पर ही करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लगाते हैं कृषि कार्य करते हैं, तो कृषि कार्य कहाँ पर करते हैं, मैदान भूमि में करते हैं। कोई हम उद्योग लगाते हैं, फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, कहाँ पर लगाते हैं, मैदानी भूमि में करते हैं। कोई हम घर वगैरह बनाते हैं, कहाँ पर लगाते हैं, मैदान में करते हैं। सड़क वगैरह बनाते हैं, कहाँ पर करते हैं, मैदान में करते हैं। हालांकि पर्वतों पर भी जो घर पाए जाते हैं, पर्वतों पर जो निवासी वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के जो जनसंख्या रहता है वहाँ पर भी घर बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मैदानी वाले क्षेत्रों में होता है। कृषि कार्य सबसे ज़्यादा आपको मैदानी वाले क्षेत्रों में मिलेगा, उद्योग भी आपका ज़्यादा यहीं पर मिलेगा, ज़्यादा घर इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी कार्य आपको है वो सारा अधिकतर आपको मैदानी वाले भाग में ही मिलेगा, तो ठीक है। और अगला आता है हमारा द्वीप। द्वीप क्या होता है, द्वीप एक वैसा भाग होता है जिसके चारों ओर पानी पाया जाता है, तो वो भी तो एक प्रकार का हमारा मैदान का ही या कह सकते हैं भूमि आकृति का एक भाग ही है। तो द्वीप क्या है, जिसके चारों ओर पानी पाया जाता है उसे हम कहते हैं द्वीप। द्वीप अधिकतर आपको दक्षिण के भारत के दक्षिणी इलाके में आपको देखने को मिलेगा, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप समूह हो गया, ये सारे क्या है, एक द्वीप का उदाहरण है, ठीक है। तो खैर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन ये तीनों पर्वत, पठार और मैदान, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उनमें से सबसे ज़्यादा मैदानी भूमि जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बताया कि जितने भी कृषि कार्य वगैरह करते हैं वो सारा इसमें भी करते हैं, इसमें ही करते हैं। और कुल क्षेत्रफल का 43% भाग पर मैदान भूमि पाया जाता है, पठार जो 27% भाग पर पाए जाते हैं, और पर्वत जो है वो 30% भाग पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमने तो देखा ये था कि भारत में भूमि का जो आकृति है वो किस प्रकार से है, कौन कौन से आकृति में भारत में भूमि का आकार फैला हुआ है। अब इसके बाद हमारा है कि भूमि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, भूमि संसाधन के प्रकार। भूमि संसाधन के प्रकार,
ठीक है। अगर देखा जाए तो भारत में भूमि संसाधन को जो प्रकार है वो लगभग 5 या 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला हो गया हमारा कृषि योग्य भूमि, दूसरा हो गया गैर कृषि योग्य भूमि, तीसरा हो गया वन भूमि, 4 में हो गया चारागाह भूमि और 5 में बंजर भूमि और 6 में प्रति भूमि। तो हम भारत में भूमि के प्रकार की यदि बात करें तो इसमें हम 6 को ज़्यादा हम महत्व मानते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि। दूसरा लिखते हैं गैर कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि योग्य भूमि। तीसरा हो सकता है वन भूमि और 4 में हो सकता है चारागाह भूमि। 5 में बंजर भूमि और 6 में प्रति भूमि, या फिर 5 ही मान लेते हैं, 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा कि भारत में भूमि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि योग्य भूमि, वन भूमि, चारागाह भूमि और बंजर भूमि। ये 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, बाकी बात भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी अपेक्षा में वो कम है। तो अब सबको हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में करके समझते हैं कि कृषि योग्य भूमि क्या होता है। कृषि योग्य भूमि हम वैसी भूमि को कहते हैं जहाँ पर कृषि कार्य किया जा सके और जहाँ पर कृषि कार्य करने के लिए जो उसका मिट्टी है उसका उर्वरता या फिर कह सकते हैं उसका उपजाऊ क्षमता अधिक होना चाहिए, उसे हम कहते हैं कृषि योग्य भूमि। कि वैसा भूमि जिस पर हम कृषि कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि। अब गैर कृषि योग्य भूमि को समझने से पहले हम थोड़ा इन तीनों विषयों पर चर्चा करते हैं कि वन भूमि क्या होता है। कि उस प्रकार का भूमि जहाँ पर जंगल लगाए जाते हैं या फिर जहाँ कह सकते हैं जहाँ पर वन है उसको हम कहते हैं वन भूमि। चारागाह भूमि मतलब जहाँ पर हम पशु वगैरह को चरने के लिए कुछ स्थान छोड़ते हैं उसको कहते हैं चारागाह भूमि। और बंजर भूमि जहाँ पर कृषि नहीं हो सकता है, वनस्पति वगैरह वहाँ पर नहीं हो सकता है, उसको हम कहते हैं बंजर भूमि। अब यदि इन चारों को समझ गए होंगे तब आपको समझना कि कृषि योग्य भूमि क्या इन्हीं चारों चीज़ों से हमारा जो दिनचर्या, हमारा जो दैनिक जीवन है वो इन्हीं की वजह से चल जाता है या फिर इसके अलावे हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। यदि हमें ज़रूरत होती है तो जैसे मान लेते हैं आपके दिमाग में मानव निर्मित से संसाधन से संबंधित जितने प्रकार का थॉट्स आपके दिमाग में चल रहा है वो सभी आता है गैर कृषि कार्य भूमि में। जैसे आप कोई मान लेते हैं बनाता है सड़क, सड़क कहाँ बनाएगा? जहाँ पर खेती वो करता है वहाँ पर नहीं, वो बनाएगा जहाँ पर वो खेती नहीं करता है। कोई बनाएगा अपना उद्योग, अपना फैक्ट्री लगाएगा तो कहाँ पर लगाएगा? गैर कृषि योग्य भूमि में लगाएगा। कोई अपना घर बनाएगा तो कहाँ पर लगाएगा? गैर कृषि योग्य भूमि में लगाएगा। कोई अपना दुकान बनाएगा तो ये कहाँ पर बनाएगा? गैर कृषि योग्य भूमि में बनाएगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं मानव की भौतिक आवश्यकताओं से संबंधित जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं वो सारे हम गैर कृषि योग्य भूमि में शामिल कर सकते हैं। कृषि योग्य भूमि में क्या होता है? यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है और इस प्रकार की भूमि का जो उपजाऊ क्षमता होता है, इसका जो क्वालिटी होता है वो अधिक होता है कृषि कार्य करने के लिए। वन भूमि में होता है कि यहाँ पर वन लगाए जाते हैं। चारागाह भूमि होता है यहाँ पर पशुओं को चरने के लिए कुछ हम भूमि को आरक्षित छोड़ देते हैं। बंजर भूमि यहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन गैर कृषि योग्य भूमि यहाँ पर हम अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जितने भी चीज़ें हम लगाते हैं वो सारा हम गैर कृषि योग्य भूमि में लगाते हैं। तो ये था हमारा भूमि संसाधन का प्रकार। मुख्य रूप से हमने भूमि संसाधन को 5 भागों में बांटा था। गैर कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि पहला, दूसरा गैर कृषि योग्य भूमि, तीसरा वन भूमि, चारागाह भूमि और बंजर भूमि। अब ये बंजर भूमि क्या होता है? हमने तो बता दिया आपको कि जहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो सकता उसको हम कहते हैं बंजर भूमि। लेकिन इसके अलावा बंजर भूमि और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे पहाड़ी चट्टानें जो होती है वहाँ पर हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। सूखा और जो मरुस्थलीय भूमि होता है जहाँ पर पानी सिंचाई की साधन बहुत ही कम होता है या फिर जहाँ पर बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है उसको हम कहते हैं बंजर भूमि। जैसे अब रेगिस्तान में यदि हम खेती करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर खेती करना संभव नहीं है। पहाड़ में यदि हम खेती करने जाएंगे तो पहाड़ में तो बहुत बड़ा बड़ा चट्टान रहता है तो वहाँ पर खेती कार्य भी नहीं किया जा सकता है। तो वैसी भूमि को हम कहते हैं बंजर भूमि। अभी हम आगे पढ़ेंगे मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन में आपको हम अच्छे तरीके से समझा देंगे कि भारत में मिट्टी का जो प्रकार है वो किस प्रकार से होता है और मिट्टी का जो परत है उसका भी परत होता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मिट्टी के ऊपर जो परत होता है वही सिर्फ मिट्टी का भाग है, बल्कि उसके अंदर और भी परत होते हैं, वो इसी चैप्टर में पढ़ना है तो आगे हम उसको बताएंगे। फिलहाल अभी था हमारा भारत में भूमि संसाधन का प्रकार। ये 5 पॉइंट को आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में
कि भारत में भूमि संसाधन के प्रकार को लिखें और सभी का वर्णन करें। तो पहला लिखना है कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि में थोड़ा सा लिख देना कि वैसी भूमि जहाँ पर कृषि कार्य किया जा सकता है और जिसकी उपजाऊ क्षमता अधिक हो, उसे हम कहते हैं कृषि योग्य भूमि। गैर कृषि योग्य भूमि में आप लिख सकते हैं कि मानव की भौतिक जरूरतों से संबंधित जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं वे सारी चीज़ें गैर कृषि योग्य भूमि में ही किया जाता है। जैसे सड़क निर्माण, उद्योग निर्माण, घर निर्माण, दुकान वगैरह बनाते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आता है? गैर कृषि योग्य भूमि में। वन भूमि में कि वैसी भूमि जहाँ पर हम वन को लगाते हैं उसको हम कहते हैं वन भूमि। चारागाह मतलब जहाँ पशु वगैरह चरते हैं और बंजर। अब इसके बाद आता है हमारा भूमि संसाधन का क्या महत्व है। भूमि संसाधन जो वो हमारे लिए किस प्रकार से ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है, इसको अब हम समझते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि भारत में भूमि का जो आकृति है वो किस प्रकार से है, भूमि संसाधन का कितना प्रकार होता है। अब आगे हमारा टॉपिक है कि भारत में या फिर कह सकते हैं भूमि संसाधन का जो महत्व है वो हमें किन कारणों से ज़रूरी है या फिर किन कारणों से भूमि संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे कि हमारा टॉपिक अभी चल रहा है भूमि संसाधन। भूमि संसाधन, ठीक है। और अगला हमारा टॉपिक है कि भूमि संसाधन का क्या महत्व है। भूमि संसाधन का क्या महत्व है। इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि भूमि हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले तो इसका हम एक डेफिनेशन लिखेंगे या फिर थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे कि भूमि हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका प्रयोग प्राचीन काल से चलता आ रहा है और आने वाली पीढ़ी तक इसका प्रयोग भी चलता रहेगा। इसमें आप थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में लिख दें कि भूमि एक वैसा संसाधन है जिसका प्रयोग प्राचीन काल से चलता आ रहा है और आगे भी आने वाला पीढ़ी भी इसका यूज़, आने वाला पीढ़ी भी इसका प्रयोग करेगा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे भूमि निम्नलिखित कारणों से हमारे लिए ज़रूरी है। पहला लिखेंगे कि मानव द्वारा कृषि कार्य भूमि पर ही किया जाता है। अब आदमी को खाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो खाने की चीज़ें को लाने के लिए वो क्या करेगा? कृषि कार्य करेगा। तो कृषि कार्य वो कहाँ पर करेगा? आसमान में लटक के नहीं, तो कहाँ पर करेगा? भूमि पर ही करेगा। तो आप पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि भूमि संसाधन हमारे लिए निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। जैसे में पहला आप लिखें कि कृषि कार्य के लिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बाकी बात अब हम समझा देंगे, तो आप चाहे तो आप लंबे में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया? कृषि कार्य के लिए भूमि संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब मानव अपनी जीविका चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो वो भोजन कहाँ से लाता है? कृषि कार्य करेगा। तो कृषि कार्य वो कहाँ पर करेगा? भूमि संसाधन पर करेगा। तो आप इस चीज़ को आप इसमें लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया कृषि कार्य करने के लिए। दूसरा हो गया हमारा जितने भी चीज़ें हमें मिलती है, जैसे खनिज हो गया, जितने भी जल स्रोत वगैरह हो गए या फिर अन्य संसाधन जो भी है, वो सारे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? भूमि संसाधन से प्राप्त होते हैं। खनिजों की प्राप्ति, जीवाश्म ईंधन या फिर हमारे लिए अन्य भौतिक आवश्यकताएं, यह हमें कहाँ से मिलता है? भूमि संसाधन से ही मिलता है। तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि जितने भी चीज़ें हम करते हैं, जैसे फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, सड़क वगैरह बनाते हैं, स्कूल वगैरह बनाते हैं, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है भूमि की। तो इन सब चीज़ों को हम कहाँ पर लगाते हैं? भूमि संसाधन में। जैसे कारखाने वगैरह, अस्पताल, सड़क, फैक्ट्री या फिर कह सकते हैं उद्योग, इन सब चीज़ों की स्थापना करने के लिए हमें भूमि संसाधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और 4 में हो सकता है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भूमि भी हमारे लिए बहुत ही मदद करती है। जैसे अब पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, तो पर्यावरण का ध्यान हम किस प्रकार से रखेंगे? फैक्ट्री वगैरह से जितना भी धुआं निकलता है उसको हम आसमान में छोड़ देंगे, फैक्ट्री वगैरह से जितना भी कचरा वगैरह निकलता है उसको हम पानी में बहा देंगे। तो क्या इससे जो पर्यावरण संतुलन है वो बना रहेगा, उसका जो बैलेंस है वो बना रहेगा या फिर और बिगड़ जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि जब हम इतने सारी चीज़ों को, अपशिष्ट पदार्थों को खुले पर्यावरण में छोड़ेंगे तो उससे तो पर्यावरण हमारा पॉल्यूशन होगा ही,
तो पर्यावरण पॉल्यूशन को रोकने में या फिर कह सकते हैं पर्यावरण को बैलेंस बनाए रखने में भूमि भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों को लगाते हैं। तो पेड़ को कहाँ पर लगाएंगे, धरती पर ही लगाएंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं पर्यावरण संतुलन के लिए। अब पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, हम वन रोपण करते हैं, इसको लिखेंगे वनोरोपण। ठीक है, तो वन को हम कहाँ पर लगाएंगे, धरती पर लगाएंगे। तो ये था हमारे लिए कि यही सब कारण है कि जिसके कारण से भूमि संसाधन मानव के लिए या फिर कह सकते हैं सिर्फ मानव के लिए नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु है सभी के लिए भूमि संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला इसमें लिखें कृषि कार्य के लिए, दूसरा हो गया खनिज जीवाश्म और जितने भी चीज़ें का मिनरल्स वगैरह हमें प्राप्त होता है वो सब कहाँ से मिलता है, भूमि संसाधन से ही मिलता है। कारखाने वगैरह लगाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह बनाते हैं, सड़क वगैरह बनाते हैं, उद्योग वगैरह लगाते हैं, तो ये सब कहाँ पर लगाते हैं, भूमि पर, और इसीलिए भूमि की आवश्यकता भी हमें अधिक होती है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी भूमि संसाधन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, वन को रोपते हैं, यानी कि जंगलों को अधिक लगाते हैं। तो जंगल को अधिक कहाँ पर हम लगाएंगे, धरती पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये था कि भूमि संसाधन हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण क्या होता है। इसका एक हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है। भूमि निम्नीकरण का अर्थ है भूमि की गुणवत्ता कम होना जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति और उपयोगिता कम हो जाती है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि इसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब इसका गुणवत्ता, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और क्वालिटी जब कम होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका जो उपजाऊ क्षमता है भूमि का वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उपजाऊ क्षमता जब कम होगा तो इस पर हम कृषि कार्य वगैरह नहीं कर सकते, जिसके कारण इसका जो उपयोग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण क्या है कि जब भूमि का गुणवत्ता क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और गुणवत्ता कम होने से इसका उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाता है, और जब उपजाऊ क्षमता कम होता है तो इसका उपयोगिता भी कम हो जाता है। तो इसका हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि भूमि की गुणवत्ता कम होना जिससे उसकी उपयोगिता, उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और उसका उपयोगिता भी कम हो जाती है। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण का क्या अर्थ हो गया कि भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि भूमि की गुणवत्ता कम होना जिससे उसके उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और उसका उपयोगिता भी कम हो जाती है। अब जब इसका क्वालिटी खत्म हो जाएगा तो इस पर हम कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं। और कृषि कार्य करने के लिए क्या चाहिए, भूमि का जो उपजाऊ क्षमता है वो अधिक होना चाहिए, और जब अधिक नहीं रहेगा तो कृषि कार्य होगा लेकिन जितनी मात्रा में पहले हो रहा था उतनी मात्रा में नहीं होगा। तो इस कारण से इसका गुणवत्ता जब खराब हो जाता है तो इसका उपजाऊ शक्ति जो है वो कम हो जाता है, और जब कम होगा तो इसका उपयोगिता भी कम हो जाता है। तो ये इसका डेफिनेशन कि भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि भूमि की गुणवत्ता में कमी होना जिससे उसके उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और उसका उपयोगिता भी कम हो जाता है। अब ये तो हमने देख लिया कि भूमि निम्नीकरण का ये डेफिनेशन था, लेकिन भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, भूमि हमारा किस प्रकार से निम्नीकरण हो रहा है, क्या उसमें कोई पर्यावरण में गड़बड़ी आ रही है, या फिर पर्यावरण की छेड़छाड़ मानव कर रहा है, या फिर जानवरों की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अब सोचिए, यदि जानवरों की वजह से हो रहा है तो क्या जानवरों के पास इतना दिमाग है कि वो इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यदि हम इस काम को करते हैं तो इससे हमारा भूमि का निम्नीकरण हो रहा है या फिर इससे हमारा भूमि का संरक्षण हो रहा है। उतना दिमाग तो उसके पास है नहीं। तो इतना दिमाग किसके पास है, मानव के पास है। तो जाहिर सी बात है कि इतना दिमाग जब मानव के पास है तो भूमि का निम्नीकरण भी कौन करेगा, मानव ही करेगा, है ना। तो अब हम समझते हैं कि भूमि निम्नीकरण किस प्रकार से हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो अब आप अपना टॉपिक बनाइए कि भूमि निम्नीकरण के क्या कारण हैं, या फिर भूमि निम्नीकरण के कारण। भूमि निम्नीकरण के कारण, कि भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है।
सबसे पहले आप सोचिए कि भूमि निम्नीकरण किस प्रकार से हो रहा है, और इसकी तुलना आप आधुनिक समय का, अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, इसकी तुलना आप थोड़ा प्राचीन का समय की से करिए, प्राचीन समय से। और प्राचीन समय से आप उस टाइम से करिए जब आधुनिक समय में जितना भी टेक्नोलॉजी आ गया है, जितना डेवलपमेंट हो गया है, प्राचीन काल में जब उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उतना डेवलपमेंट नहीं था, तब की भूमि में उसका जो उपजाऊ क्षमता था, या फिर कह सकते हैं उस टाइम प्राचीन काल में जब टेक्नोलॉजी नहीं था, उतना डेवलपमेंट नहीं था, उस टाइम क्या भूमि निम्नीकरण हो रहा था। और यदि आधुनिक समय में हो रहा है, तो आधुनिक समय में तो हमारा टेक्नोलॉजी भी है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो अभी दोनों में आप अंतर कीजिए कि दोनों में से सबसे ज़्यादा जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है वो कब हो रहा था, आधुनिक समय में हो रहा है कि प्राचीन काल में हो रहा है। और इस बात के साथ आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि यदि भूमि निम्नीकरण हो भी रहा था, चाहे हो भी रहा है, तो उसके पीछे सबसे ज़्यादा मुख्य कारण क्या था। क्या इसके पीछे मानव का कारण था, या फिर इसके पीछे तकनीकी का कारण था, या फिर इसके पीछे विकास का कारण था, क्या कारण था। ठीक है, थोड़ा हम प्राचीन काल को समझते हैं। प्राचीन काल में तो उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तकनीकी नहीं था, और उतना डेवलपमेंट भी नहीं था, जिस कारण से लोग प्रकृति के साथ अपना जुड़ा हुआ रहते थे। यानी कि कह सकते हैं उस टाइम मानव का जो था वो मानवीकरण करके रखा था प्रकृति ने। लेकिन अभी जो है वो आदमी ने कर दिया प्रकृति का मानवीकरण, अपने अनुसार प्रकृति को ढालना चाह रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से वो चाह रहा है उसी प्रकार से हो रहा है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण के क्या कारण हो सकते हैं? भूमि निम्नीकरण, यदि हम पहला कारण देखें तो इसमें हो सकता है वनों की कटाई, वनों की कटाई। ठीक है, अब निम्नीकरण का अर्थ हमने तो बताया कि इसका क्वालिटी जब खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर निम्नीकरण का जो अर्थ है वो चेंज हो जाता है। और निम्नीकरण का अर्थ हो जाता है कि पानी या फिर कह सकते हैं भूमि का जो है वो उसका अपर्दन होना, मृदा अपर्दन उसको बोलते हैं। तो भूमि का निम्नीकरण में वनों की कटाई से क्या मतलब होता है? अब देखिए, जब हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हैं तो क्या होता है, उससे पहले लिखते हैं पेड़ों की या फिर पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई करने से, अंधाधुंध मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, जब हम पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो भूमि है उसका मिट्टी बह जाता है। और मिट्टी कैसे बहेगा उसका, जैसे यदि हम पेड़ पौधे को लगाते हैं तो पेड़ पौधे की जड़ जो होता है वो मिट्टी को जकड़ करके रखता है, यानी कि उसको पकड़ करके रखता है मिट्टी को। और जब बारिश वगैरह आती तो उसको जल्दी अपने जगह से हिलने डुलने नहीं देता है। लेकिन जब हम पेड़ पौधों को काट देते हैं तो अब उसका जड़ तो धीरे धीरे मृत अवस्था में चला जाता है। और जब मृत अवस्था में चला जाता है तो जब बारिश वगैरह आती है जो अधिक मात्रा में, या फिर जब अधिक मात्रा में बाढ़ वगैरह आता है, तो उस जगह का मिट्टी बहा करके या फिर काट करके अपने साथ ले जा करके दूसरे जगह में छोड़ देता है। तो इससे क्या हुआ, भूमि का निम्नीकरण हुआ। और भूमि का निम्नीकरण में इसमें कौन प्रकार का निम्नीकरण हुआ, मृदा अपर्दन हुआ। कि जब भूमि का कटाव या फिर मिट्टी का कटाव एक जगह से बह करके दूसरी जगह चला जाता है तब उसे हम कहते हैं मृदा अपर्दन। तो वनों की कटाई का भी प्रभाव किस पर पड़ रहा है, भूमि निम्नीकरण का। और वनों की कटाई एक बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं अभी का समय में बहुत ही जटिल समस्या हो गया है। दूसरा हमारा है अत्यधिक रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग। दूसरा क्या है, अधिक मात्रा में रसायनों या कीटनाशकों का प्रयोग। ठीक है, अभी आप देखिए अभी आप जितने प्रकार की खेती करते हैं, जितने भी प्रकार की कृषि करते हैं, जब तक उसमें आप रसायनों और कीटनाशकों का यूज नहीं करते हैं, पानी लाने गए यूज नहीं करते तब तक कृषि जो है वो उपजाऊ नहीं होता है। यानी कि उसका जो क्वालिटी है वो उतना बेहतर नहीं रहता जब तक उसमें हम रसायन या फिर कीटनाशकों को नहीं डालते हैं। ठीक है, तो इसका भी प्रभाव किस पर पड़ता है, भूमि निम्नीकरण पर। जब हम अधिक मात्रा में रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे उसका भी क्वालिटी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और ख़त्म होने के बाद उसका उपजाऊ क्षमता जो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और उपजाऊ क्षमता जब कम होगा तो उसका जो उपयोगिता है वो भी धीरे धीरे खत्म होगा।
हालांकि अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, लोग अपनी मर्जी से जितना चाह रहे उतना रसायनों का डाल रहे हैं, कीटनाशकों का डाल रहे हैं, जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा, ताकि हमारा फसल जो है उसका उपजाऊ, उसका जो क्वालिटी है वो थोड़ा और बेहतर हो सके। लेकिन इसका प्रभाव अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या नहीं, ठीक है। तो जब हम इसके साथ भूमि में रसायनों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो भूमि का जो पहले से उसमें पोषक तत्व था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और ख़त्म होने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब हमें पूरी तरीके से डिपेंड रहना पड़ेगा रसायनों पर और कीटनाशकों पर। तो ये भी एक प्रकार का भूमि निम्नीकरण में ही मदद करता है उसको, क्वालिटी को ख़त्म करने में, ठीक है। और तीसरा हमारा हो जाता है माइनिंग, खनन को कहते हैं माइनिंग। अब खनन से क्या मतलब होता है, जब पृथ्वी की खुदाई हम करते हैं तो खुदाई करने से हमें बहुत प्रकार की चीज़ें मिलती है, जैसे पत्थर निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, और जो बड़े बड़े एक तरह से कह सकते हैं मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, वो सारे हमें धरती के अंदर से ही मिलता है। तो उसके लिए करना पड़ता है हमें खनन। और खनन करने से क्या होता है, मिट्टी का जो उपजाऊ क्षमता है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर में चट्टान पाने लगते हैं, जिस कारण से वहाँ पर भी खेती करना संभव नहीं रहता है। और जब खनन करते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। और जब बड़े बड़े गड्ढे बनते हैं तो जब बारिश वगैरह तेज़ मात्रा में आता है तो इन गड्ढों को तोड़ फोड़ करके नीचे बैठा देता है, जिस कारण से भूमि का भी निम्नीकरण होता है। मिट्टी का अपरदन हुआ, इससे एक जगह से मिट्टी उठ करके दूसरी जगह चला गया, ठीक है। और खनन से खेती जो है वो खेती करने के लायक नहीं रहता है, ठीक है। और अगला हमारा है, इसके अलावे और भी है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन आप सोच सकते हैं यही सब चीज़ें। मेन आप 5 पॉइंट हम लिख देते हैं फ्रेश करके, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे वनों की अत्यधिक कटाई। दूसरा हो गया अधिक मात्रा में रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग करना। तीसरा हो गया खनन। और 4 में हो गया कारखानों से या बड़े बड़े फैक्ट्री से निकलने वाले हानिकारक चीज़ें। और 5 में आप लिख सकते हैं अत्यधिक सिंचाई, ठीक है। इसमें से तो तीनों हम समझा दिए कि वनों की अत्यधिक कटाई से भूमि निम्नीकरण होता है, अधिक मात्रा में जब रसायन और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो उससे भी भूमि निम्नीकरण होता है, खनन जब करते हैं तो उससे भी भूमि निम्नीकरण होता है, जब कारखानों से बड़े बड़े फैक्ट्री से कुछ हानिकारक चीज़ें निकलता है, उससे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो सारे कहाँ पर मिल जाते हैं, मिट्टी में। और मिट्टी में जब मिलते हैं तो उसका भी क्वालिटी ख़त्म कर देता है मिट्टी का। और लास्ट हो गया अत्यधिक सिंचाई। सिंचाई मतलब होता है इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन मतलब जब फसल को लगाते हैं तो फसल को उपजाने के लिए हमें आवश्यकता होता है पानी को, और जब वही पानी उसमें डालते हैं तब उसको हम कहते हैं सिंचाई। तो जब हम अधिक मात्रा में सिंचाई करते हैं तो भूमि में, उसकी मृदा में क्षारीय है और जो लवणीयता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा भूमि जो है वो अनुपजाऊ होता है और उसका भी क्वालिटी वो ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। खनन के कारण झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो है भूमि निम्नीकरण के कारण कौन है, इसका खनन है, ठीक है। उसके बाद तो यदि आपसे पूछा जाए कि खनन से प्रभावित या फिर खनन के कारण किन्हीं 3 या 2 राज्यों का नाम लिखे जहां पर भूमि निम्नीकरण अधिक मात्रा में हुआ है,
तो हम बता दिए आपको कि झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब राज्य जो है यहाँ पर अधिक मात्रा में भूमि निम्नीकरण का कारण कौन है? खनन है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण का भी कारण है। अब ये पशुचारण क्या होता है? पशुचारण मतलब वैसे क्षेत्र कहते हैं जहाँ पर पशु वगैरह चरने के लिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं पशुचारण। तो पशुचारण से भी भूमि निम्नीकरण होता है। पशु जब चरते हैं तो ऊपर का जो घास का परत रहता है उसको अपना खा लेता है, जिसके कारण मिट्टी के अंदर पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है, और जब पानी प्रवेश करता है तो मिट्टी का जो कटाव है वो बहुत ही जल्दी होता है, तो उसको कहते हैं पशुचारण। ठीक है, अब आता है अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण कहाँ पर हुआ? तो आप सोचिए, सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होता है? पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ये सब जगह जो है यहाँ पर खेती अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर अधिक सिंचाई भी होता है, और अधिक जब सिंचाई होता है तो वहाँ पर सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण अधिक मात्रा में होता है। तो ये था हमारा भूमि निम्नीकरण। हमने देखा कि भूमि निम्नीकरण जो होता है उसमें प्रकृति भी शामिल है और मानव भी शामिल है। मानव किस प्रकार से शामिल है कि मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का दुरुपयोग करता है, और संसाधनों का दुरुपयोग करता है कैसे? जैसे अधिक मात्रा में वो वनों की कटाई करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या फिर फसल को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए वो रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग करता है, खनन करता है, कारखानों से जो बड़े बड़े फैक्ट्री से जो हानिकारक चीज़ें निकलता है वो सारी चीज़ों को कहाँ पर छोड़ता है? खनन भूमि पर ही छोड़ता है, जिसके कारण भूमि का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अधिक सिंचाई भी करता है, उससे उसका जो भूमि का क्षारीयता और लवणीयता जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, और इसमें प्रकृति किस प्रकार से शामिल है? प्रकृति इसमें उस प्रकार से शामिल है कि जब अधिक मात्रा में पानी आता है, बाढ़ आता है, तो अपने साथ वो दूसरी जगह का मिट्टी काट करके अपने साथ बहा करके ले आता है, तो उसके कारण प्रकृति से भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अब भूमि निम्नीकरण जब हो रहा है तो इसको रोकने का भी तो उपाय चाहिए। तो रोकने का उपाय करने के लिए आप इसमें इन सब चीज़ों को उल्टा कर दीजिए कि भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला उपाय हो सकता है कि वनों की कटाई में हमें नियंत्रण लाना चाहिए, पशुचारण पर जो है उसका नियंत्रण लाना चाहिए, खनन पर नियंत्रण लाना चाहिए, और कृषि कार्यों में जो हम अधिक मात्रा में रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं उसको भी हमें कम करना चाहिए, और कारखानों से जितने भी कूड़े कचरे वगैरह निकलते हैं उसको भी सही जगह उसका निपटारा करना चाहिए। तो जो भूमि निम्नीकरण का कारण है, भूमि निम्नीकरण का जो कारण है उसी का जस्ट ऑपोजिट आप कर दीजिए, तो वो हो जाएगा कि भूमि निम्नीकरण को हम किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं, या फिर भूमि निम्नीकरण के क्या उपाय हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक भूमि संसाधन में, और आज हम आपको बताएं कि भूमि संसाधन क्या होता है, भारत में भूमि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, भूमि संसाधन का क्या महत्व है, और भूमि निम्नीकरण क्या होता है, भूमि निम्नीकरण किस प्रकार से हो रहा है, और भूमि निम्नीकरण को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मृदा के बारे में, मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, मृदा के परत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मृदा का संरक्षण हमें किस प्रकार से करना चाहिए, मृदा प्रदूषण किस प्रकार से हो रहा है, ये सारी वीडियो की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और यदि आपको इसका नोट्स प्राप्त करना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रोविन एकेडमी में जुड़ जाएं, और जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यदि इसके पिछले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके हमारे यूट्यूब में जाएं, हमारे चैनल में जाएं, और वहाँ पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे, और उसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमारे इस चैनल में आप जो व्हाट्सएप चैनल है इसमें आप पूछ सकते हैं, डायरेक्टली हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।